हाय एवरीवन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट। इससे पहले हमने देख चुके हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे फ्लावर ये, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन देख चुके हैं और अब अंत में बचता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब भाई साहब, जब गैमीट मिले हैं, जायगोट बन चुका है, तो जायगोट से अगली वाली प्रोसेस है ये सारी की सारी, है ना। फर्टिलाइजेशन के अगली अगली वाली जो स्टेप्स हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसमें एक तो एंडोस्पर्म बनेगा, वो जो अब जायगोट से आगे की कहानी है वो एंडोस्पर्म की है। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वन बाय वन इन चारों को हम देखते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोस्पर्म क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म सिंपल सी बात है, बनेगा कब? ये जायगोट है और जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा। तो भोजन के तौर पर एम्ब्रायो जिंदा रहे तो भोजन के तौर पे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, अब जायगोट है तो जायगोट से एम्ब्रायो बनना है, लेकिन ये प्रक्रिया इमीडिएटली नहीं होती है क्योंकि जीवन को चलाने के लिए भोजन चाहिए हर स्टेप पर। तो एम्ब्रायो को भोजन की जो रिक्वायरमेंट वो एंडोस्पर्म पूरा कर देगा। ठीक है, तो वही बात लेके हुई है कि जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट से पहले हो जाता है, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से पहले हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। केवल यही वो अडेप्टेशन है, यही वो तरीका है जिसके तहत एम्ब्रायो को भोजन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब एंडोस्पर्म के फंक्शन नेचर देख लेते हैं। देखो, एंडोस्पर्म आप पढ़े थे किस प्रकार से बनाता है ना, जब सेकंड मेल था वो सेंट्रल न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, ऐसा पढ़े थे हम लोग। तो ये क्या होता है? ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। n+1 n+n+ एक मेल गेमेट आया तो 3n बन गया, ट्रिपलेट टिश्यू होता है भाई साहब एंडोस्पर्म। और जो सेल्स होते हैं, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, अब टिश्यू तो सेल से ही बनेगा, तो भरी हुई होती हैं फूड मटेरियल से। जो एंडोस्पर्म की सेल्स हैं वो भरी किससे हुई होती हैं? फूड मटेरियल से। और वो यूज़ किस लिए की जाती हैं? कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन दिया जाए, ठीक है, पोषकता दी जाए। ओके, तो चलो पढ़ते हैं एंडोस्पर्म। तो देखो, एंडोस्पर्म 3 टाइप का होता है डेवलपमेंट के हिसाब से। सबसे पहले नंबर पे है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। इन तीनों के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर। नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियर से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे पहला एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो, ये एंडोस्पर्म सबसे ज़्यादा पाया जाता है डाइकॉट्स में, ठीक है। और डाइकॉट कैसे होते हैं? पॉलीपेटेली होते हैं। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो हमने पहले जब स्टडी किया था तो वो पाया था हमें कैप्सिला। इस एंजियोस्पर्म में हमने इसकी स्टडी की थी कैप्सिला बर्सापेस्टिस के अंदर, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट बातों को आप ध्यान चलते रहेंगे, सुनते रहना। जो इस टाइप का एंडोस्पर्म होता है डेवलप बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कहने का मतलब है, ये रही सेल और ये रहा एक एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म की सेल, उसका ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, ठीक है, इसमें डिवीजन होते चले जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते चले जाएंगे। अगर न्यूक्लियस बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस टूटता चला गया तो मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब सुनो, एक खास बात क्या है इस चीज़ की, कि जब ये न्यूक्लियस बन रहे हैं, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट बन रहे हैं, तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा फिलहाल, अभी नहीं होगा, बाद में होगा। क्योंकि देखो, अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और साइटोकाइनेसिस हो गया तो साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो खुद एक सेल बन जाएगी, ये एक अलग सेल बन जाएगी, ये एक अलग, ऐसे हो जाएगा। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नहीं बन पाएगा, ठीक है, वो अलग अलग सेल बनते चली जाएंगी। तो होगा क्या कि बाद में तो हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो हम सो दैट मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म्ड, बाद में मल्टी सेलुलर बन जाएगा, लेकिन पहले क्या होना भाई सब? सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने। सिंपल बात, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये एंडोस्पर्म सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म पाया जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये कैप्सिला इंपॉर्टेंट है, डाइकोटाइलिडोन पॉलीपेटेली में होता जाता है। तो अब ये बात करते हैं, जो ग्रीन कोकोनट आप देखे हो, ठीक है, पेड़ों के ऊपर, उसमें जो मिल्क फ्लूइड होता है, ठीक है, दूध से जो भरा होता है, वह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है।
कोई आपसे कहे कि क्या वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है हेलोबियल या न्यूक्लियर, आप कहेंगे न्यूक्लियर होता है, ठीक है। उसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है उसको हम कहते हैं लिक्विड सिंसाइटियम, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इन मेलेस्टोमा साइटोकाइनेसिस नेवर टेक्स प्लेस सो दैट इट ऑलवेज रिमेन्स न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो मेलेस्टोमा नामक प्लांट में हमने देखा क्या है कि उसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तो होता है बट साइटोकाइनेसिस उसमें नहीं होता है, ठीक है। बाद में मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म नहीं बन पाता है, ओके, इतना ध्यान रखना। अब जब मिल्की फ्लूइड की बात आई ग्रीन कोकोनट की, तो देख लेते हैं भाई, ये रहा भैया ग्रीन कोकोनट, ठीक है, ग्लास में भर रखा है, ओके। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो कोकोनट मीट है, कोकोनट मीट किसको कहते हैं, जो आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, कोकोनट मीट। ये वैसा मीट नहीं है नॉनवेज, तो जो कोकोनट मीट होता है ये एंडोस्पर्म होता है सीड का। तो इसके बारे में देखो, इसमें बहुत सारे अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कई बार हम पौधों की ग्रोथ के लिए भी इस एंडोस्पर्म कोकोनट मीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रिच होता है बहुत सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में, ऑक्सिन्स उसमें होते हैं, जिबरेलिन्स उसमें होते हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को करने में सहायक होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भरपूर मात्रा में होता है, मिनरल्स होता है, जिंक, आयरन, फास्फोरस। तो ये काफ़ी जब वीकनेस होती है तब भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत सारे डॉक्टर। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा जो मामला है कोकोनट मीट का, ये वास्तव में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ओके। इसका पानी भी क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसे लिक्विड सिंसियम कहते हैं। तो ये हमने जान लिया है अब इसके बारे में। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ये होना स्टार्ट किया, 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनते चले गए, ठीक है भाई। माइटोसिस होता चला जाएगा इनके अंदर। इसका एक और डायग्राम देख लो, ये वाला, ठीक है। तो इस डायग्राम को और देखो आप लोग, तो इस डायग्राम में आप को वो चीज़ नज़र नहीं आएगी जो हम बता रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं डिवाइड हो रहा। आप देखिए इसको, ठीक है, इसको के इस वाले को, तो आप देखेंगे क्या कि देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, उसमें डिवीजन हुआ, माइक्रोपाइल एंड पे एक सेल गई, चेलेजल एंड पे सेल गई, फिर उसमें डिवीजन हुआ। जैसे ही न्यूक्लियस बनता जा रहा है उसके साथ साथ एंडोस्पर्म का निर्माण होता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे ये एंडोस्पर्म बन रहा है उसी के साथ साथ एम्ब्रायो का भी डेवलपमेंट बनता चला जा रहा है। जब कंप्लीटली एंडोस्पर्म बन जाएगा तो होगा क्या, जब कंप्लीटली एंडोस्पर्म बन जाएगा तो होगा क्या, जो जाइगोट है वो कंप्लीटली एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, धीरे 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 धीरे। तो ये डायग्राम आप ध्यान रखिएगा, और आपको सिंपल डायग्राम देखना चाहे तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं अब। तो देखो नाम से पता चल रहा है सेलुलर सेल का, अब सेल का सारा काम होना है। हम मोनोकोट अधिकतर गैमोपेटैली जो ग्रुप होते हैं, प्लांट ग्रुप होते हैं, उनमें हम सेलुलर एंडोस्पर्म को देखते हैं। इसमें ईच डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। देखो वास्तव में जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था वो बाद में मल्टी सेलुलर बनना है, लेकिन इसमें साथ साथ क्या होता चला जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता चला जाता है, ठीक है। तो शुरुआत से ही इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो सेलुलर फॉर्म होता है शुरुआत से ही। आप डायग्राम बी को देखिए, देखो भाई इसमें न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो हर एक न्यूक्लियस में साइटोकाइनेसिस होगा, उसका साइटोप्लाज्म बनता चला जाएगा। अब जब उसका साइटोप्लाज्म बनता चला जाएगा तो अलग अलग वो हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस आपको यहाँ नज़र आया, अलग नज़र आएगा हर एक में, ठीक है। यह है सेलुलर एंडोस्पर्म, ओके। आप देखो डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो। तो आपने देखा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, उसमें डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस बटा। जैसे न्यूक्लियस बटा, देखो ये जितना भी न्यूक्लियस बटा उसका खुद का साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो गया, ये खुद साइटोकाइनेसिस शुरू। और ये क्या है, एंडोस्पर्म, ये डेवलपिंग एम्ब्रायो, सॉरी। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का आपको पता है डिवीजन होता चला गया है, और फिर साइटोकाइनेसिस होता चला गया है, और साथ साथ में हर एक का सेल जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता चला गया, अलग अलग होते चले गए, और उसके साथ साथ एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता गया। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म, दिस इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब बात करते हैं हेलोबियल, जिसका नाम है हेलोबियल, वो है बीच की कड़ी, ठीक है। तो चलो अब जब बीच की चीज़ इसमें आएंगी तो देख लेते हैं क्या क्या है हेलोबियल एंडोस्पर्म।
जब इस टाइप का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रायो का, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, इस एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है इसमें पहले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म का क्या होगा, न्यूक्लियस का पहला डिवीजन होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ही अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता रहेगा, ठीक है। अब अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता रहेगा तो अनइक्वल होगा तो साइज, जब सेल बनेंगी तो उनका भी अनइक्वल साइज होगा, सिंपल सी बात है। एक सेल किसकी तरफ चली जाएगी, माइक्रोपाइल की तरफ चली जाएगी, वो होगी लार्ज सेल, बड़ी सेल होगी। नाउ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस इन ईच सेल। अब हर एक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो जाएगा और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बनती चली जाएगी। अब डायग्राम से देखना, दिस इज ए हेलोबियल। अब हेलोबियल में तुमने क्या देखा है, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, एक लार्ज सेल बनी, देखो ये है लार्ज सेल, ये स्मॉल सेल, माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या बनी, लार्ज सेल बनी। अब देखा क्या जा रहा है कि अब देखो इसमें डिवीजन होता जा रहा है बहुत तेजी से, बड़ी सेल है यार, इसमें तेजी से डिवीजन होता चला जाएगा और ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बन जाएगी। जबकि हम देखते क्या हैं कि हो क्या रहा है, जो नीचे वाली सेल है, जो चैलिसल एंड वाली सेल है, उसमें भी डिवीजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी डिवीजन होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिवीजन, यहाँ पे कम डिवीजन है। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, जब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस अनइक्वली होगा, लेकिन न्यूक्लियस के बाद सीधा का सीधा डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस फॉलोड बाई अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, फर्स्ट डिवीजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, वो साइटोकाइनेसिस बाद में होता चला गया है। उसके बाद ही बिल्कुल जैसे ही एंडोस्पर्म का डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन हो, उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो गया, लेकिन वो इक्वल नहीं हुआ। अब डायग्राम देखिए, डायग्राम ये, इसको देखना आप शुरू कीजिए, ठीक है। ये रही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें आपने देखा क्या, डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, फिर बहुत ज़्यादा जैसे डिवीजन होते चले जा रहे हैं, आप इसको देखिए। तो ये है भाई साहब हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि होगा क्या, हेलोबियल एंडोस्पर्म में पहला डिवीजन हुआ, उसके साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस होगा, लेकिन वो अनइक्वल होगा, ये बीच की स्टेज है बिल्कुल। हल्का सा आप गौर करेंगे कि प्राइमरी जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और सेलुलर एंडोस्पर्म है, उसमें हल्का सा बीच का स्टेज है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी सेल, ओके। तो इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस होना शुरू कर दिया है, प्लेस लेटर ऑन सो दैट इट चेंज इनटू सेलुलर एंडोस्पर्म। देखो अल्टीमेटली चीज़ को सेलुलर ही बनना है, ठीक है। ये भी इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस जैसे हो रहा है तो सेलुलर एंडोस्पर्म में इसका निर्माण होता चला जाएगा। ये हमें मोनोकोट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, ओके। तो आप तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, उनको ध्यान रखेंगे, कैसे उनका निर्माण हो रहा है। और देखो ज़्यादा अच्छा क्या है, आप इस डायग्राम में कन्फ्यूज ना हो के आप केवल ये सिंपल सा इसको ध्यान रखें, ठीक है। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस किस में हो रहा है, ध्यान रखें। साइटोकाइनेसिस किस में नहीं हो रहा इमीडिएटली, उसको आप ध्यान रखना, ओके। तो ये है एंडोस्पर्म। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखो वैसे तो ये बात मुझे बाद में आनी चाहिए सीड में, लेकिन यहीं देख लो, अब एंडोस्पर्म का जिक्र हुआ है तो अब हम देख लेते हैं कि एंडोस्पर्म का फेट क्या रहना, उसका भाग्य क्या है, अंत में क्या होगा। जो एंडोस्पर्म है, सिंपल सी बात है, ये तो डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कई बार हमने देखा क्या कि एंडोस्पर्म जब एम्ब्रायो बनता रहता तो एम्ब्रायो से कम्प्लीटली खा जाता है, एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। इस टाइप की जब सीड बनते हैं भाई, सिंपल सी बात है, एम्ब्रायो अब बाद में होगा क्या, धीरे धीरे ओवल सीड में कन्वर्ट होगा, जब एम्ब्रायो हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो होगा क्या, बिफोर सीड मैचुरेशन जो एम्ब्रायो है वो एंडोस्पर्म को खा जाएगा, बिल्कुल कंज्यूम कर लेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। अब इस टाइप के जब सीड बनेंगे किसी प्लांट के अंदर, उनको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। कहने का मतलब है एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस, ठीक है। पी बीन्स ग्राउंडनट में ऐसा देखा गया है कि उनका एंडोस्पर्म नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का होता है, ठीक है, वो उनके सीड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, एक्स एल्बुमिनस होते हैं। अब एक दूसरा टाइप का भी सीड बनता है जिसको हम कहते हैं एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। होता क्या है कि कई बार कुछ कास्टर, कोकोनट, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, सनफ्लावर, इनमें देखा क्या गया है कि ये अपने एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करते। मैच्योर सीड में वो एज इट इज़ प्रेजेंट रहता है एंडोस्पर्म, उसे हम कहते हैं एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स। अब डायग्राम देख लो, इससे और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आपको एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिल रहा, जो ये ब्रॉड बीन है इसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, इसका एंडोस्पर्म
कंज्यूम किया गया है एम्ब्रायो के द्वारा जब डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन हम मेज में देखें तो एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड है, एल्ब्यूमिनस सीड है। तो चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये था पूरा मामला एंडोस्पर्म का। अब इम्पोर्टेंट क्या है? अब इम्पोर्टेंट है एम्ब्रायो। पहला हमने जान लिया, ठीक है, पहला हमने जान लिया एंडोस्पर्म के बारे में पूरी कहानी। अब बात करते हैं जाइगोट से जब एम्ब्रायो बना तो बीच की कड़ी थी एंडोस्पर्म, वो सारा काम हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं एम्ब्रायो का क्या हाल होगा। एम्ब्रायो कहाँ डेवलप होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे। एम्ब्रायो सेक को आप देखें तो माइक्रोपाइल का जो एंड था, माइक्रोपाइलर जो एंड है वहाँ पे क्या होता है? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे जाइगोट था अल्टीमेटली। अब होता क्या है, जो ज़्यादातर जाइगोट होते हैं, मोस्ट ऑफ जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। कुछ जाइगोट जब भी, सिंपल सी बात है, यही अडेप्टेशन है, ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एक अडेप्टेशन है जिससे कि एश्योर्ड हम न्यूट्रिशन पोषण दे सकें, पोषण की जो जिम्मेदारी वो पूरी कर पाएँ एंडोस्पर्म की, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रायो को हम पोषण दे पाएँ। तो बहुत सारे जाइगोट हैं जो जब एंडोस्पर्म बन जाता है तब वो डिवाइड होने शुरू होते हैं। ओके, सिंपल बात, कारण केवल एम्ब्रायो की भोजन की व्यवस्था के लिए है। अब अर्ली स्टेजेज हैं जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट के, वो मोनोकोट और डाइकोट में बिल्कुल समान होती हैं, ठीक है। जो मोनोकोट जिनमें एक कोटिलिडोन होता है, ठीक है। कोटिलिडोन क्या है? अब सीड को भी आगे जब वृक्ष बनना है तो भोजन की व्यवस्था चाहिए, तो भोजन की व्यवस्था कौन देता है? कोटिलिडोन प्रोवाइड करवाता है ना, इसको ध्यान, कोटिलिडोन। इसमें वो सारी मटेरियल, वो सारा न्यूट्रिशन इसमें भरा रहता है जो एक सीड को ट्री बना पाए। ओके, तो मोनोकोट का, मोनो मीन्स एक कोटिलेडॉन, डाइकोट क्या होती है जिनमें दो कोटिलेडॉन्स हों। तो देखो जब ये एम्ब्रायो डेवलप करता रहता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनी। मोटा मोटा देख लो, अभी छोटी छोटी बातें को जान लो और क्या है। तो जानना तुम, जब जाइगोट पहले क्या होगा, डायरेक्टली एम्ब्रायो बनता नहीं, तो एम्ब्रायो से बनने की पहली स्टेज को हम कहते हैं प्रो एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो से पहले जो बनेगा वो बनेगा प्रो एम्ब्रायो। पूरी व्यवस्था की जाएगी कि धीरे धीरे इसमें और बहुत सारे डिवीजन होते चले जाएंगे प्रो एम्ब्रायो में, और फिर वो किस में बदलना शुरू हो जाएगा, ग्लोबुलर शेप्ड बन जाएगा, फिर वो हार्ट शेप्ड बन जाएगा, फिर वो मैच्योर एम्ब्रायो बन जाएगा। तो इस प्रकार की संरचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। ओके, छोटी छोटी बातें आपने जान ली। अब हम जानते हैं एक और, एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रायोजेनी क्या है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। ओके, तो अब हम शुरू में बात करेंगे डाइकोट में कैसे होगा, ठीक है। चलते रहना, सुनते रहना बिल्कुल आराम से। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन डाइकोट्स, तो देखो जो डाइकोट का एम्ब्रायो है इसमें पहली बार स्टडी की गई कैप्सिला में। एंडोस्पर्म, जब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की हम बात कर रहे थे उसमें भी हमने कैप्सिला का नाम पढ़ा है, ठीक है। कैप्सिला 3 जगह आया है, ध्यान रखना। और कैप्सिला जो बर्सा पेस्ट्रिस है, जो ये प्लांट है, ये आता क्रूसीफेरी में, ठीक है। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं क्रूसीफर टाइप ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट। अब होगा क्या, इसका जो जाइगोट है, जो डाइकोट एम्ब्रायो है, उसको बनने से पहले जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा और किस में बटेगा, 2 अनइक्वल सेल्स में बटेगा। ये रहा जाइगोट डिप्लॉयड, हुआ क्या, ये 2 अनइक्वल सेल में बटा, ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है। जो बड़ी सेल होती है उस बेफोर बड़ी और बेफोर बेसल, और इसी को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है। और जो ये छोटी सेल होती है, ये माइक्रोपाइलर एंड, नीचे है चेलेजल एंड इसका, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का जो मैंने बनाया है, नीचे जो सेल होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल सेल या फिर एम्ब्रायो सेल। कहने का मतलब है जो एम्ब्रायो बनाएगी, ठीक है, एम्ब्रायोनल सेल। कहने का मतलब जो प्रो एम्ब्रायो बन रहा है ना, तो वास्तव में एम्ब्रायो बनाने की जिम्मेदारी है इस एम्ब्रायो सेल की, इस टर्मिनल सेल की। बेसल सेल तो इसे भोजन प्रोवाइड करेगा, रेडिकल रूट वगैरह इन सब की बात करेंगे, ये उनके लिए बनाना शुरू करेगा बेसल सेल। तो होगा क्या भाई, चलेजा पे बन गया, ये टर्मिनल सेल बन गई या एम्ब्रायोनल सेल बन गई। अब क्या है, अब बेसल सेल जो ऊपरले वाली बड़ी सेल है बेसल सेल, इसमें होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, ये बन जाएगा 1 से 2। और जो टर्मिनल सेल है उसमें होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है, ये बन गया ऐसे, ठीक है। ओके, इतना समझ में। तो अब सुनो, अब जब ऐसा हुआ तो ये टी शेप्ड बन गया, ठीक है। अब उल्टा ही टी बना लगा लो, को क्या फर्क पड़ता है, टी शेप्ड बन गया। ओके, या इसको ऐसा मानो टी शेप्ड बन गया। और कितनी सेल बनी, 4 सेल बनी भाई, ये प्रो एम्ब्रायो पूरा का पूरा।
ओके, तो ये हो गया इसके अंदर। अब होगा क्या, अब धीरे धीरे जो दो बेसल सेल बनी थी, जो ये ऊपर दो बेसल सेल बनी हैं, ठीक है, दो बेसल सेल बनी है, अब इनमें फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा, तो ये क्या बनेंगी, 6 से 10 बढ़ती रहेंगी। अब इसमें होगा 4 बनेंगी, 6 बनेंगी, 6 से 10 सस्पेंसर सेल बन के रुक जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐसी बड़ी सेल हो जाएगी, ठीक है, ये 6 सेल। और अब देखो, अगर डिवीजन यहाँ पे हो रहा है सस्पेंसर सेल में, बेसल सेल में, तो नीचे की जो सेल्स होती हैं उनमें भी डिवीजन होता रहता है, ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, ट्रांसफर डिवीजन, ये होता रहेगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे। तो होगा क्या, 6 से 10 सस्पेंसर सेल बनेंगी भाई साहब, ठीक है। अब सस्पेंसर सेल की जो सबसे ऊपरली सेल है, ठीक है, वो सबसे बड़ी है, और उसी सेल को हम कहते हैं हॉस्ट्रियम, और इसका दूसरा नाम है वेसिकुलर सेल, ओके, वेसिकुलर। और जो सस्पेंसर सेल की ये लास्ट सेल है, जो किसके कनेक्ट में है, जो कनेक्ट थी किसके में, टर्मिनल सेल की में, एम्ब्रायो सेल की में, वो क्या बनाती है, वो बनाती है हाइपोफाइसिस, और उसी हाइपोफाइसिस से बनती है रेडिकल या रूट कैप। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, देखो डायग्राम को, देखो तुम लोग, देखो डायग्राम से जैसा समझ आएगा। जाइगोट, ठीक है, टर्मिनल सेल, बेसल सेल। अब टर्मिनल सेल में क्या होगा क्या, टर्मिनल सेल में, अब इसमें नीचे दिखा रखा, कोई बात नहीं, ये सस्पेंसर सेल है, टर्मिनल सेल है ना, या एम्ब्रायो सेल है, तो टी शेप्ड बन जाएगा, ठीक है, ओके। नीचे इसमें क्या होंगे, ट्रांसफर डिवीजन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, तो सस्पेंसर सेल बढ़नी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो सस्पेंसर सेल है उसमें और डिवीजन होंगे, तो देखो भैया कितनी बड़ी हो गई, 6 से 10 सेल बन गई, ठीक है, सारी सस्पेंसर की। जो ऊपर आपको ये दिख रहा है, यही है हॉस्ट्रियम, ठीक है, और नीचे जो ये 4 सेल एम्ब्रायो के दिख रहे हैं, इसमें भी डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पेरिक्लाइनल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, सब होगा, मैं बताऊंगा आपको, 16 सेल बननी स्टार्ट हो जाएंगे, ये रो, ठीक है। अब बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो ये हॉस्ट्रियम सेल बनी है, जिसका नाम वेसिकुलर सेल भी है, ये क्या करती हैं, सराउंडिंग में से न्यूट्रिशन ले लेके इस एम्ब्रायो को देती हैं, ठीक है भाई। इस एम्ब्रायो को जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अब एक दूसरी बात भी है, अब जो सस्पेंसर सेल थी, सस्पेंसर जो सेल होती है, जो सस्पेंसर सेल की लास्ट वाली सेल है, जो एम्ब्रायोनल सेल से कनेक्ट होती है, ये किसको जन्म देती है, देती है हाइपोफाइसिस से, और हाइपोफाइसिस से क्या बनता है, इससे बनता है रेडिकल, ठीक है। और भैया तो मैं, और कहाँ खो गया वो डायग्राम, वो शायद लगा नहीं है इसमें, लगा है, देखो अगले पेज में है, देखो भाई इस डायग्राम को देख लो, पहले इसको देख लो एक बार, देखो भैया बनना शुरू हो गया, ठीक है, ये हाइपोफाइसिस, सॉरी हॉस्ट्रियला वेसिकुलर सेल, जो न्यूट्रिशन किसको देगी, इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को देगी, ओके। यहाँ से होता क्या, हाइपोफाइसिस होता है, जो किसको बनाता है, रेडिकल को बनाता है, रूट कैप को बनाता है। आप इस डायग्राम को और इसको देखिए, इसमें और समझ में आएगा। देखो ये हॉस्ट्रियल सेल, ठीक है, ये हॉस्ट्रियल सेल, और नीचे वाली ये है सस्पेंसर सेल। अब जो ये सस्पेंसर सेल लास्ट में इस एम्ब्रायो से जुड़ी हुई एम्ब्रायो सेल से, यहाँ से किसका निर्माण होगा, हाइपोफाइसिस का, और हाइपोफाइसिस किस में हेल्प करेगा, रूट कैप, रूट टिप को बनाने में हेल्प करेगा। जैसे ही ये बन रहा है, उसके साथ साथ ही आप देखो इस एम्ब्रायोनल सेल में, टर्मिनल सेल में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, प्रोकैम्बियम बनता है, इसके अंदर मेरिस्टेम, डर्मेटोजन बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वास्तव में शुरू से ही बन रहे हैं। अब धीरे धीरे जब ये बनेगा तो होगा क्या, ये ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट शेप्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो बीच का हिस्सा है, ये और थोड़ा नैरो हो जाएगा, कोटिलेडोन बन जाएंगे, ये हैं कोटिलेडोन, ठीक है, कोटिलेडोन बनना शुरू हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये और ग्रोथ करेंगे, और दोनों कोटिलेडोन जब ग्रोथ करेंगे तो अल्टीमेटली कैसा हो जाएगा, डाइकॉट का एम्ब्रायो ऐसा हो जाएगा, ठीक है मित्रों। और डायग्राम देख लो, इसको देख लो, ये डायग्राम तुम देखो एक बार और, देखो रूट कैप कहाँ से बन रही थी, सस्पेंसर सेल से, ठीक है, बिल्कुल उसका जो हाइपोफाइसिस है उससे बन रही थी ये सस्पेंसर सेल वास्तव में जब न्यूट्रिशन इसको देती रहती है ना, तो खत्म होती रहती है, न्यूट्रिशन इसको मिलता रहेगा, डेवलप करता रहेगा, और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो इसलिए छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, ये वास्तव में रूट कैप बन गया अल्टीमेटली। और ऊपर क्या, रेडिकल, वास्तव में जो रेडिकल है इससे क्या बनता है, रूट बनता है, सिंपल बात, ठीक है। अब देखो, अब ये हैं कोटिलेडोन 1 और 2, यहाँ ये क्या है,
ये पूरा का पूरा ये है एम्ब्रायोनल एक्सिस, ध्यान रखना ये है एम्ब्रायोनल एक्सिस, जो प्लूम्यूल को अलग कर देगी और रेडिकल को अलग कर देगी, ये हिस्सा है, ठीक है, एम्ब्रायोनल एक्सिस का। अब ऊपरले वाला हिस्सा, इससे ऊपरले वाला हिस्सा ये होता है एपिकोटाइल और नीचले वाला हिस्सा होता है हाइपोकोटाइल। इसकी हम बात करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो एम्ब्रायो डाइकोट का वो इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तुम अभी एक और संरचना देखो और कैसी चीज़ें बन रही हैं इसके अंदर, एक और बात हम देख लेते हैं। डिवीजन होता गया, चीज़ें बनती गई और जाइगोट से ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टॉर्पीडो और मैच्योर एम्ब्रायो वास्तव में लास्ट में ऐसा बन गया, ठीक है। एक और डायग्राम देखो, 4 सेल से 8 सेल बनी, ऑक्टेंट बन गया, फिर 8 से 16 सेल बनी, फिर ग्लोबुलर बन गया। मित्रों जब ये ग्लोबुलर बनता है ना, तो वास्तव में जो इसका टर्मिनल सेल है, जो एम्ब्रायोनल सेल है, उसमें प्रोटोडर्म बनना, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम बनना शुरू हो जाता है। ये सब एक पौधे को बनाने की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, ठीक है। पर एक ट्रांजिशन फेज आएगी, फिर धीरे धीरे इसमें कोटिलेडोन का जोर होना शुरू होगा, हार्ट शेप बन जाएगा, लेट हार्ट बनेगा, फिर टॉर्पीडो बन जाएगा, फिर हॉर्स बन जाएगा, यहाँ से सूट निकलना शुरू हो जाएगा प्लूम्यूल से। देखो प्लूम्यूल से क्या बनता है, सूट बनता है, तना बनता है, ऊपर स्टेम बना, और रेडिकल से रूट बनता है, नीचे से रूट मेरिस्टेम यहाँ से बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो आपको इतना समझ में आया? इतना अगर समझ गए तो पूरा समझ गए, अब कुछ नहीं बचा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब और देख लो भैया, जो लिखा है तो उसको देख लेते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि जो सस्पेंसर सेल है, उसकी जो पहली सेल होती है वो ऑस्ट्रियम होती है, वो भोजन को लेती है, और भोजन किसको देती है, डेवलपिंग एम्ब्रायो को प्रोवाइड करवाती रहती है, एम्ब्रायोनल सेल को, टर्मिनल सेल को देती रहती है। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो जो सस्पेंसर की लास्ट सेल है उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो क्या बनाती है, रेडिकली रूट कैप बनाती है, ओके। हाइपोफाइसिस क्या है, सस्पेंसर सेल की लास्ट सेल है जो किससे अटैच है, एम्ब्रायो टर्मिनल सेल से अटैच है, सिंपल। अब देखो जो टर्मिनल सेल है, अब एम्ब्रायो सेल की बात कर लेते हैं, हमने बहुत सारी बात कर ली है। अब तो अब खत्म हो चुका है सस्पेंसर सेल, ठीक है। यहाँ तक क्या हमने पढ़ा है, पूरा का पूरा ये पढ़ा है हमने, बेसल सेल में क्या हुआ या सस्पेंसर सेल में क्या हुआ, जाइगोट की जब ये दो इक्वल अनइक्वल सेल बनी तो बेसल का हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम इसकी, ठीक है, टर्मिनल सेल की, इसमें क्या होगा। तो देख लो भैया, टर्मिनल सेल में होगा क्या, टर्मिनल सेल डिवाइड करेगी 2 बार, डिवाइड ट्वाइस वर्टिकली, ठीक है, और ट्रांसवर्सली। एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, 2 बार उसमें वर्टिकल डिवीजन होगा। तो पहले तो 2 टायर बन जाएंगे, ठीक है, 2 टायर्ड 8 सेल्ड एम्ब्रायो बनेगा। ध्यान रखना 2 टायर, कहने का मतलब जो अभी तुम डायग्राम ऐसा देख रहे थे ना, ये जो तुम ऐसा डायग्राम तुमको ये नज़र आता है, ये जो ऐसा डायग्राम तुम्हें जो नज़र आएगा, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये है 2 टायर्ड, ठीक है, 8 सेल। और ये बनी कब है, जब इन्हें 2 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ है और लॉन्गिट्यूड ट्रांसफर डिवीजन इनमें हुआ है, तब जाके ये बन चुके हैं। तो ये सारी कहानियाँ हैं इसकी टर्मिनल सेल की। अब हम बात करते हैं अगली। तो 8 सेल्ड एम्ब्रायो बन जाएगा, इसके 2 टायर बनेंगे, ऊपर भी ऐसे। अब सुनो, एपीबेसल टायर, कहने का मतलब जो ऊपर की तरफ है, बेसल सेल की तरफ है, जो उनको कहते हैं एपीबेसल टायर। यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे 2 कॉटिलिडॉन, ठीक है। ये आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है, ये है, और दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो भैया, इसको देख लो इस डायग्राम को। तो होगा क्या, ये जो 2 कोटिलिडोन इसमें यहाँ से बनना शुरू हुए हैं, प्लूम्यूल यहाँ से, सूट मेरिस्टेम से, के आगे अगला वाला जो हिस्सा है, ये वास्तव में कब बने हैं, ये वास्तव में जब बने हैं जब कभी भी उसमें 2 टायर्ड 8 सेल स्टेज आ चुकी है, ठीक है, एम्ब्रायोनल सेल के अंदर, एम्ब्रायो सेल के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो ऊपर की तरफ है बेसल की तरफ है एपीबेसल है, जो 2 कोटिलिडोन बनाती है, ठीक है, और एक प्लूम्यूल का निर्माण करती है, और जो हाइपोबेसल जो नीचे की तरफ है वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ध्यान रखना सस्पेंसर सेल ने रूट कैप बनाई है, रूट टिप बनाई है, जबकि रेडिकल हाइपोकोटाइल से बनेगा, है ना। और एपिकोटाइल से क्या बनेगा, एपिकोटाइल यानी कि एपीबेसल वाली ऊपर की तरफ, वो 2 कोटिलिडोन बनाएंगे, हाइपोकोटाइल रेडिकल की तरफ, एपिकोटाइल 2 कोटिलिडोन के नीचे की तरफ, ठीक है, जो प्लूम्यूल सूट मेरिस्टेम बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब
8 तो हैं, 2 टायर, 8 इज जो एम्ब्रायो वही ऑक्टेंट एम्ब्रायो हुआ। अब इसमें क्या होगा, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे, अब इसमें और डिवीजन होने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है, ओके। अब जब इसमें और डिवीजन होने शुरू तो उनसे बनेगा प्रोटोड्रम, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम, ओके। अब कैसा बन जाएगा, आपकी संरचना बन जाएगी ग्लोब्यूलर, ठीक है, बट विद द ग्रोथ ऑफ कॉटिलडोन इट बिकम्स हार्ट शेप्ड। चलो भैया देख लो भाई, जब कॉटिलिडन बने तब बनी वो हार्ट शेप, लेकिन उससे पहले ये कैसी थी, ये थी ग्लोब्यूलर, ठीक है, उसे ऐसा मान लो, ओके। ये सब कुछ बन गया, ठीक है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ सारी सेल्स बनना शुरू हो गई, प्रोकैम्बियम, मेरिस्टेम, डर्मेटोजन, ये सारी सेल बनना शुरू हो गई। ये है ग्लोबुलर स्टेज मित्रों, ठीक है। ये है हार्ट शेप, जब अब कॉटिलिडोन बनना शुरू होने की जो अवस्था है वो है हार्ट शेप्ड, ठीक है। और डायग्राम देखो तुम, इसको भी देख लो एक बार, ठीक है, इस डायग्राम में देख लो, एग था, ठीक है, डिवीजन हुआ, जाइगोट बना, ठीक है, 2 सेल बनी जाइगोट की, ऑक्टेंट बना, ग्लोबुलर बना, ठीक है, ट्रायंगुलर बना, हार्ट शेप्ड बना, टॉर्पीडो बना और मैच्योर एम्ब्रायो बन के तैयार, ओके। तो ये है मामला, कैसे फ्लावर के अंदर सीड का निर्माण हो रहा है, कैसी चीज़ें बनती चली गई हैं, ये आप देख चुके हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप ना इस चीज़ को ढंग से देखें, इनका डायग्राम क्या है, ठीक है, कैसे कैसे ये बन चुके हैं। और अब हम अंत की तरफ हैं, तो आप क्या कह देंगे कि जब ऑक्टेंट एम्ब्रायो पेरिक्लिनल उसमें डिवीजन हो जाएंगे, पेरिक्लिनल डिवीजन ये हैं ऐसे, पेरीफेरी पे ऐसे डिवीजन शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको देखने को उनका प्रोटोडर्म बन जाएगा, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम बन जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, ये सारी की सारी सेल्स हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इट इज़ इनिशियली ग्लोबुलर, पहले ग्लोबुलर है, फिर धीरे धीरे जब कॉटिलिडोन बनना शुरू हो गया ये हार्ट शेप बन गई, ओके। अब सुनो, मैच्योर एम्ब्रायो जो डाइकोट में होता है, जो डाइकोट का मैच्योर एम्ब्रायो होता है उसमें 2 लेटरल कॉटिलिडोन होते हैं, टर्मिनल एंड पे प्लूम्यूल पाया जाएगा या स्टेम टिप पाई जाएगी, और दूसरे एंड पे रूट या रूट टिप, रेडिकल या रूट टिप पाई जाएगी, ठीक है मित्रों। ये सारा काम किसका है, ये है डाइकोट का, ध्यान रखिएगा डाइकोट को। अब इसकी और कहानी पढ़ लेते हैं छोटी सी, कि एक जो डाइकोट एम्ब्रायो होता है उसमें एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलिडोन होते हैं। देखो, एम्ब्रायोन एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटिलिडोन के ऊपर का है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। जो ये है एम्ब्रायोनल एक्सिस, ये एम्ब्रायोनल एक्सिस, इससे जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल, जहाँ से क्या बनना शुरू हो जाता है, जहाँ से 2 कॉटिलिडोन निकलना शुरू हो जाते हैं अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडोन, कॉटिलिडोन से ऊपर लेगा। तो द पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडोन इज एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल, ये जो एपिकोटाइल है इसका जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, ध्यान रखना, ये है टर्मिनल एंड, ये है कॉटिलिडोन, ठीक है। वास्तव में बने यहाँ से, लेकिन इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। और एपिकोटाइल का निचले वाला, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, निचले वाला जो हिस्सा है, गलतियाँ बहुत करता हूँ है ना, कोई बात नहीं, निचले वाला जो हिस्सा है विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है, टाइम लिमिटेड होता है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है। तो आपने क्या देखा, जो एपिकोटाइल है उसका जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, टर्मिनेट किस में करता है, वो प्लूम्यूल या स्टेम टिप में करता है, ये नीचे की तरफ। अब देखो, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल कॉटिलिडोन इज हाइपोकोटाइल। अब जो ये आपको सिलेंड्रिकल से नजर आ रहा है, ये क्या है, हाइपोकोटाइल है। ये हिस्सा क्या है, हाइपोकोटाइल है। यहाँ तक प्लूम्यूल सूट का हिस्सा है, नीचे क्या है, हाइपोकोटाइल है। और जो हाइपोकोटाइल है वो टर्मिनेट किस में करता है, नीचे लेवल एंड पे क्या होते हैं उसमें, लोअर एंड पे रेडिकल रूट टिप पाई जाती है, और रूट टिप किस में कवर किससे की जाती है, रूट कैप से, ओके मित्रों। तो ये है अपना डाइकोट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि मोनोकोट जो एम्ब्रायो है कैसे बनेगा। आप देखेंगे कि हम शुरुआत में पढ़ रहे थे, शुरू के ही लेक्चर में हमने देखा, शुरुआत में ही हमने देखा कि डाइकोट और मोनोकोट दोनों के अंदर एक प्रक्रिया के स्वरूप ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, परंतु कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। बेसल सेल के डिवीजन में अंतर हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में अंतर हैं, स्ट्रक्चर में जो अंदर चीज़ें बनती हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये सब हम बात करेंगे अभी आने वाले लेक्चर में मोनोकोट के बारे में। धन्यवाद।